देखिए, सैलरी स्लिप तो आप सबको मिलती होगी। उस सैलरी स्लिप में अलग अलग कंपोनेंट्स देखते हैं आप। उसमें एक कंपोनेंट होता है पीएफ कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। आज उसी को समझते हैं। अगर अमित देखिए, जो पीएफ होता है आमतौर पे ये दो जगह से जाता है, एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर, और ये दोनों एकदम सेम अमाउंट होता है। आपके बेसिक का 12% होता है। अगर आप अपनी सैलरी स्लिप देखेंगे तो वहाँ पे एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पीएफ नॉर्मली रहता है, जो कि आपका उतना ही अमाउंट होता है जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है, और ये आपका बेसिक का 12% होता है। ओके, अब जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है ये अंदर से दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो ये जो 12% नॉर्मली बेसिक का जाता है, इसमें से एक भाग जाता है ईपीएफ में, जिसको कि हम लोग हमेशा समझते हैं, जिसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, और दूसरा जाता है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, या फिर अगर शॉर्ट फॉर्म में हम बोले ईपीएस। यानी कि आपके प्रोविडेंट फंड में दो हिस्से जुड़ते हैं। बिल्कुल, एक हिस्सा होता है ईपीएफ का और दूसरा हिस्सा होता है ईपीएस का। हाँ जी, ठीक हाँ है, जी। ओके। तो इस 12% में से अगर हम लोग और अंदर घुसे तो ईपीएफ में जाता है खाली 3.67%। इस 12.1 का 12% का। हाँ जी, हाँ ओके। जी। और ईपीएस के अंदर जाता है मेजर पार्ट 8.33%। ओके, अब देखिए, बात करती है कि जो मेजर पार्ट, देखिए पीएफ तो हम लोगों को पता ही है क्या होता है। मेन बात करते हैं ये ईपीएस, जिसमें मेन पैसा जा रहा है 8.33%, ये है क्या। अगर आप इसके नाम पे ध्यान देंगे तो इसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। यहाँ पे ही जो वर्ड आ रहा है ना, पेंशन, जी। ये एकदम वही चीज़ है। सो ये स्कीम के अकॉर्डिंग जब आप 58 ईयर्स के हो जाते हैं, उसके बाद एक आपको हर महीने फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम या पेंशन दी जाती है ईपीएफओ को द्वारा। लेकिन इसके लिए एलिजिबल होने के लिए जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आप मिनिमम 10 साल की सर्विस आपने कर रखी हो। सर्विस से मेरा मतलब है कि आपने उस पीएफ अकाउंट में लगातार 10 साल तक पैसे कंट्रीब्यूट करे हो। तो अगर आप वैसा कर देते हैं तो 58 ईयर्स की एज पे जब आप रिटायर होते हैं, या एक और पॉसिबिलिटी होती है कि आप अर्ली रिटायरमेंट ले ले 50 की एज पे, उसके बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक ईपीएफओ का एक फॉर्मूला होता है जिससे कि कैलकुलेट करके आपकी सैलरी के बेसिस पे एक अमाउंट बना दिया जाता है, और वो आपको लाइफ लॉन्ग एज अ पेंशन मिलता है। और आपके बाद खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता है तो आपके स्पाउस को भी थोड़ा अमाउंट मिलता है, और उनके बाद आपके बच्चों को भी 1% तक का मिल सकता है। अभी जो चर्चा हो रही है वो इस बात को लेके हो रही है कि आप ईपीएस में अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं, आप अमाउंट बढ़ा सकते हैं। ये क्या है आकार, इसको समझना है। देखिए, पहले क्या था कि जो अभी मैंने बताया कि जो 12% है ये आपका एक बेसिक सैलरी कंपोनेंट पे कैलकुलेट होता था। तो पहले उस जो कंपोनेंट है कि जिसके ऊपर ये आपका अमाउंट कैलकुलेट होता था 8.33% ईपीएस वाला, ये कैप कर रखा था 15,000 रुपये पे। ओके। तो देखिए, पहले क्या था कि भले ही आपका बेसिक का अमाउंट ज़्यादा हो तो ये जो आपका 8.33% कैलकुलेट होता था ये 15,000 पर ही होता था। लेकिन अब एक ऑप्शन है कि अगर वो ज़्यादा कैलकुलेट हो रहा है तो आप उस पर भी कर सकते हैं। तो ये सारी चर्चा चल रही है उस चीज़ पे चल रही है कि आपको पुरानी स्कीम यानी कि उसको 15,000 के हिसाब से ही कैलकुलेट करवाना है, या अगर आपकी सैलरी से ज़्यादा बनती है तो आप ज़्यादा अमाउंट पे कैलकुलेट कराना चाहते हैं। इसका मतलब आप अब उस अमाउंट को आप बढ़ाना चाहें अगर, हाँ तो जी। आप उसको बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने का मतलब यही है कि अगर आपका बेसिक जो है 15,000 से ज़्यादा है और आप चाहते हैं कि उस बढ़े हुए अमाउंट पे ही जो आपका एक्चुअल बेसिक कंपोनेंट है उसी पे कैलकुलेट हुए, तो वो अभी आपके हाथ में है। ईपीएफओ द्वारा डेडलाइन दी गई है 26 जून तक की, जो कि एक एक्सटेंडेड है। तब तक आपको अपने एम्प्लॉयर के साथ एक कंबाइंड अग्रीमेंट एक देना पड़ेगा, जिसमें कि आप दोनों की कंसेंट होगी कि आप बढ़ा हुआ लेना चाहते हैं, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखिए, पीएफ कंट्रीब्यूशन समझ लिया आपने, उसके दो अलग अलग हिस्से समझ लिए आपने, और ये भी समझ लिया कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ये क्या होता है। अब आगे की बात आगे के वीडियो में, लेकिन आपको ये बता दें, धनक.com पे अलग अलग कैलकुलेटर्स हमने बनाए हैं। कितना समय, कितने पैसे, कब तक जमा करेंगे, कितना हो जाएगा, ये सब कुछ जानने के लिए धनक.com पे आते रहिए।